हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर। ठीक है, इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है अपने पास पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल एंड देयर क्लासिफिकेशन, और बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1 समझो पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, इसी के ऊपर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड होगी। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक की बात करें तो पहला चैप्टर अपने पास जो होगा वो कौन सा होगा? यही पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड देयर प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ कि पीरियोडिक टेबल क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस बेस्ड। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होगा, साइंस की हिस्ट्री है। ठीक है ना, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होगा, कोई भी जैसे मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वो वाली हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, देखिए चीज़ और इनऑर्गेनिक के बारे में समझो कि इसकी वेटेज क्या है। ठीक है, तो इसकी जो वेटेज है किसी भी एग्ज़ाम में 1/3 है। जैसे अपने पास ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और फिजिकल है। ठीक है, तो इसका जो वेटेज है वो 1/3 है। ठीक है, 3 पार्ट है, 3 का 1/3 इसका वेटेज है। दूसरा, किसी भी क्वेश्चन को आप बनाओगे वो तो 30 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, ये टाइम बचाने वाला है। ठीक है, दूसरा है कि आपको मुफ्त में नंबर मिल जाएगा। सिर्फ ये क्या है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है ज़्यादा यूज़, ये थ्योरेटिकल पेपर है। ठीक है, इसको जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपका ये पेपर स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और उतना टाइम बचाएगा। और वो टाइम आप कहीं पे अगर मान लो 28 नंबर का क्वेश्चन आ गया, किसी भी एग्ज़ाम में बात कर रहे हैं, तो आदमी अगर इसके क्वेश्चन मान ले 7 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 7 × 4, तो ये 7 क्वेश्चन को अपने को बनाने में जो टाइम लगेगा वो, चलो हम नहीं मानते कि अगर 30 सेकंड में नहीं बन रहा है तो मान के चलो ये बन जाएगा क्वेश्चन 1 मिनट में, तो 7 मिनट में बन जाएगा। अगर 7 मिनट में आपको 28 नंबर मिल रहे हैं, अब इसको एक क्वेश्चन को जनरली अगर इसके 7 मिनट भी बचा रहा है तो आप मान के चलो कि इसका टाइम आप कहीं दोगे, किसी फिजिकल केमिस्ट्री में दे दो या फिर फिजिक्स में दे दो, चाहे मैथ में दे दो इसकी टाइमिंग को। ठीक है, अगर मैथ्स के अगर उतना टाइम बचा के मैथ के अगर ये 4 क्वेश्चन करवा देता है, ये अपना टाइम, ये तो तुमको नंबर भी दिलवा देगा, टाइम भी बचा देगा, ऊपर से और 4 क्वेश्चन आपको बनवा देगा। तो अगर ये 4 क्वेश्चन बनवा देता है तो इस हिसाब से आप 16 मार्क्स उसका जोड़ लो, तो इस हिसाब से आपको मान के चलो कि एक एवरेज माना जाए तो 44 मार्क्स ये आपको दिलवा देगा, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए 1 नंबर से आदमी डिसक्वालीफाई होता है, और 1 नंबर अगर आ जाए तो उसको क्वालिफाई भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसका इम्पोर्टेंट। ठीक है, जनरली बात होती है कि ये पेपर थोड़ा सा इसका लोग बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक बहुत याद करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ रिवीजन रखो, जितना रिवाइज करोगे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेगा, बिल्कुल आपके नोट्स के लाइन से क्वेश्चन उठाया हुआ रहेगा। मतलब जो आप नोट्स लिख रहे हो उसी में से एक क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन को घुमा नहीं सकता, थोड़ा बहुत घुमा सकता है लेकिन वो बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ इसको पढ़ो। ठीक है थोड़ा सा याद रखने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग ईजी कर देंगे उस याद रखने को भी। ठीक है, तो ये थी इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की बात। ठीक है, तो इसको स्कोरिंग समझ के पढ़ो। ठीक है, कि ये हमको स्कोर करेगा, हमारा टाइम बचा देगा। देखो इसके क्वेश्चन नहीं भी आएंगे ना, तो तुम्हारा नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, तो टाइम ऐसे भी बच जाएगा। ठीक है, दोनों केस में ये टाइम ही बचाता है। ठीक है, दोनों केस में ये टाइम ही बचा देता है आपका। ठीक है, अगर नहीं आ रहे मतलब नहीं आ रहे, तुक्का की कोई सवाल नहीं है। ठीक है, आप ट्राई भी नहीं कर सकते, इस पर ट्राई भी नहीं कर सकते कि ये नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, ये ट्राई नहीं हो सकता क्वेश्चन। ठीक है, अब फैक्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना हेडिंग है जो पीरियोडिक टेबल होता है। क्या है पीरियोडिक टेबल? ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इस तरह से अरेंज किया गया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है वो एक ग्रुप के अंदर आ गए। ठीक है, जिससे उनकी स्टडी आसान हो गई। ठीक है, इसी को हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरह से अपना पीरियोडिक टेबल दिखता है। ये अपना एस ब्लॉक हो जाता है, बीच में अपने पास डी ब्लॉक हो जाता है। हम लोग देखे हैं ये एस ब्लॉक होता है, ये डी होता है, और ये इधर सबसे अपना राइट हैंड साइड कौन सा ब्लॉक हो जाता है?
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक होता है, राइट हैंड साइड पी ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक होता है और उसके नीचे एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक टेबल को सजाया गया एक टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, तो जो एलिमेंट को, नॉन एलिमेंट को अरेंज किया गया एक टेबुलर फॉर्म में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सिस्टमैटिक वे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, नॉन एलिमेंट को एक सिस्टमैटिक वे से सजा दिया गया, इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, बात खत्म। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ये जो पीरियोडिक टेबल अपना दिख रहा है, अपने को दिख रहा है कि ये यहाँ पे एस ब्लॉक आया, यहाँ पे डी ब्लॉक, यहाँ पे पी ब्लॉक, यहाँ पे एक ब्लॉक, तो इतना अच्छे से सिस्टमेटिक वे से एलिमेंट कैसे सजा, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि किन किन साइंटिस्ट के क्या रोल थे, ठीक है, इसको बनाने में, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को नॉलेज है। यानी कह सकते हैं कि ये जो टेबल बना वो कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो एक साइंटिस्ट, सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो नंबर 1 साइंटिस्ट, जिसका नाम था प्रोस्ट। ठीक है, इसने एक वर्ड कहा था, तो इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, आता नहीं, कहीं पे कहीं लिखा देखोगे कि पहला जो साइंटिस्ट था वो प्रोस्ट था, जिसने कुछ कहा था पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि एलिमेंट के बारे में, कि एलिमेंट को क्या है, ठीक है ना, एलिमेंट कैसे बनता है, क्या है, कैसे हम अरेंज करें कि उसकी स्टडी आसान हो जाए। तो उसने एक बात कही थी कि जो भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है, यानी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन को अगर मिला दे तो हीलियम बन जाएगा, इस तरह से 3 हाइड्रोजन को मिला देंगे तो वो लिथियम बन जाएगा। तो ये बातें कही थी उसने, लेकिन इसका कोई भी प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं था, जिसकी वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो बस याद रखना है कि प्रोस्ट पहला साइंटिस्ट कुछ बोला था, क्या बोला था कि जो भी एलिमेंट है उसकी बेसिक यूनिट, यानी वो जो बना है वो किससे बना है, हाइड्रोजन से बना, बस इतनी बात कही थी उसने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि उसके बाद आते हैं सेकंड, जो इसको एक तरह से फर्स्ट बोल देते हैं, जो कुछ ढंग से बोला, ठीक है ना, कि एट फर्स्ट लेवोसियर क्लासिफाइड एलिमेंट इन 2 कैटेगरी। पहला बार जो 2 कैटेगरी में एलिमेंट को डिवाइड कर दिया, बोला भाई एक मेटल होते हैं, दूसरे नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, अब बोला मेटल की क्या खासियत है भाई, तो मेटल की जो खासियत है वो बोल सिंपल उसके वर्ड में ही है कि मेटल का वर्ड जो है अपने पास क्या है, METALS। ठीक है, ये मेटल्स होता है। तो मेटल्स एम फॉर मेलेबल, यानी मैटर के अंदर मेलेबिलिटी होती है। ठीक है, मेलेबल का क्या मतलब हुआ कि आप अगर उसको हैमर से हीट करते हो ना तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, अगर आप उसको बीट करके थिन वायर में कन्वर्ट करते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। तो मेलेबल और डक्टाइल होता है मेटल। ठीक है, E4 क्या होगा, कंडक्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट भी बोल सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और हीट होता है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा इलास्टिसिटी होता है, तभी तो वो खिंच जाता है, यानी ब्रिटल नहीं होता है। ई फॉर इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि आप उसको खींचोगे तो खिंचाता जाएगा, ब्रिटलनेस नहीं होता इसके अंदर कि ऐसे डायरेक्ट ऐसे खींचे तो टूट गया बीच से। ठीक है, थोड़े देर बाद टूटता है। उसके बाद ये टफ होता है। ठीक है, टफ होता है। ठीक है, उसके बाद इसके ये एलॉय बनाता है, एलॉय का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब एलॉय क्या होता है भाई, एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ 2 मेटल या मोर देन 2 मेटल, या मिक्सचर ऑफ 1 मेटल और 1 नॉन मेटल ले लो, एक मेटल ले लो एक नॉन मेटल, तो यही एलॉय होता है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लो एलॉय का, जैसे कि अपने पास होता है Fe प्लस कार्बन, ये भी एक एलॉय है जिसका नाम होता है स्टील। ठीक है, आयरन और कार्बन, उसमें कार्बन मिक्स होता है, तो ये भी एक एलॉय हो गया स्टील। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कॉपर प्लस जिंक की, जिसको हम लोग ब्रास के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कॉपर प्लस एसेंटीन की, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, ब्रोंज के नाम से। ठीक है ना, ब्रोंज के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ है एलॉय जिसका एग्जाम्पल हमने ले लिया, ब्रास एंड ब्रोंज। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये थी कुछ बातें।
इसके बारे में, एलॉय के बारे में, ठीक है। अपने पास कुछ एलॉय का एग्जांपल ले लेते हैं कि एलॉय होता है क्या, ठीक है ना। उसमें लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब क्या हो गया? लस्ट्रस का मतलब हो गया कि जो मेटल होते हैं उनके शाइनिंग सरफेस होते हैं, ठीक है। लस्ट्रस का मतलब हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ लस्टर, शाइनिंग, शाइन करता है मेटल, ठीक है ना। गोल्ड ले लो, प्लेटिनम ले लो, ठीक है ना, ये सब शाइन करता है, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें सोनोरस, मतलब आप हिट करोगे तो एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नॉन मेटल में नॉन मेलेबल होता है, ठीक है। ब्रिटल होता है कि डायरेक्ट टूट जाता है, ठीक है, नॉन मेटल, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि उसके अंदर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद लस्ट्रस, उसके अंदर चमक वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है ना। एलॉय A4, वहाँ पे नॉन मेटल में ए क्या होगा? एलोट्रॉप होगा। एलोट्रॉप का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कि एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म। जैसे कार्बन जो है, अपने पास कार्बन का एक फॉर्म होता है ग्राफाइट, ठीक है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। ग्राफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अपने पास कार्बन का एक और फॉर्म होता है डायमंड, ठीक है, जो कि बिल्कुल क्या होता है? लस्ट्रस होता है। इसके अंदर लस्ट्रस होता है, चमक होती है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है, तो जिनको याद रखना। उसके बाद सोनोरस नहीं होता। आप हीट करोगे तो उस पर यूनिक साउंड का मतलब यूनिक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये अपने पास डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या था? मेटल और नॉन मेटल। अब इस समय जो है ना, मेटालॉइड्स नहीं आया था। मेटालॉइड्स का मतलब होता है, सॉरी, मेटालॉइड्स किसको बोलते हैं? हाँ, मेटालॉइड्स किसको बोलते हैं? मेटालॉइड्स जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखने को मिले, तो उसको हम लोग मेटालॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मेटालॉइड्स उस समय डिस्कवर नहीं था, मतलब उसको हटा के हम लोग बात करते हैं। नोबल गैस भी नहीं था उस समय, तो इस वजह से मेटल और नॉन मेटल को दो ही पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। चलो, ठीक है ना। मेटालॉइड्स की कोई जिक्र नहीं था कि मेटालॉइड्स भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट में, जो नेक्स्ट बात कही थी उसने डॉबिनियर ट्राइड्स, ठीक है ना, जिसको रूल ऑफ ट्राइड्स भी बोलते हैं। ट्राइड्स का मतलब होता है कि 3, ठीक है ना, यानी इसका लकी नंबर 3 था, ठीक है ना। इसने क्या किया कि 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, ठीक है, और उसने एक बात कही, एक ग्रुप बनाया, वो भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का, ठीक है ना। तो उसने कहा, और उनको जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब वहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर का ये ध्यान रहा कि हमेशा मास जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। तो वो उसने पहला जो ट्राई किया, उसने बोला कि जो भाई अपने पास अगर मान लो कि ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो जो ए और सी का एवरेज है एटॉमिक, उसके एटॉमिक वेट का जो एवरेज है वो बी के बराबर आएगा, ठीक है। ए प्लस सी का जो एलिमेंट जो एवरेज है एटॉमिक मास का वो बी के बराबर आएगा। अच्छा, तो ये इसको हम लोग लॉ ऑफ ट्राइड्स बोलते हैं। तो अब उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे और क्या बात हुई, तो उसने कुछ एग्जाम्पल दिए। जैसे कि बता, उसने बोला कि हम लिथियम को लेते, तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सोडियम को लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, और पोटेशियम लेते हैं तो पोटेशियम का मास 39 होता है। तो हम देखेंगे कि 7 + 39 यानी फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का मिडिल एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो अपनों को दिख रहा है कि यहाँ पे कितना आएगा? 46 डिवाइडेड बाई 2, 23, ठीक है। ये बात उसने बिल्कुल सही कही। चलो ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइड्स यहाँ पे वैलिड हो गया, ठीक है। तो इन एलिमेंट पे लॉ ऑफ ट्राइड्स वैलिड हो जाता है, जो ये दिखा रहा है कि इन पे वैलिड हुआ। तो कहीं के और कहीं पे ये फेल कर गया। अब देखो सेम चीज़ है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम को उठाया उसने, तो हाइड्रोजन लिया, लिथियम लिया और सोडियम लिया। अब इन दोनों का मास जो है वो लिथियम के बराबर आना चाहिए। तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है और सोडियम का मास 23 होता है, और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो वो आना चाहिए था कितना? 7, आ रहा है कितना? 12, ठीक है। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उसी तरह ये भी फॉलो नहीं करता है, ये भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आना चाहिए था 31, आ रहा है कितना? 44.5। तो ये कहीं पे फॉलो करता है, कहीं पे नहीं फॉलो करता है भाई, तो ये भी फेल कर गया, ठीक है। तो ये भी फेल कर गया। अब आते हैं
न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव जो नेक्स्ट साइंटिस्ट अपने पास वो न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव है। भाई इसने क्या किया, इसको म्यूज़िक से बहुत प्यार था। ठीक है, तो इसने कहा, हालांकि साइंटिस्ट अंग्रेज़ था, तो हम लोग इंडियन में जैसे होता है ना कि उन लोग में कुछ होता होगा सारेगामा पाधा निशा, उसको अंग्रेज़ी में कुछ बोलते होंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग से आया, तो हम लोग इंडियन है तो इंडियन के अकॉर्डिंग से आज़ादी कि मतलब म्यूज़िक नोट्स है जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो अपने पास जो होता है वो क्या है, देखो ठीक है, तो अपने पास है जैसे कि जो एलिमेंट अपने पास पहले समझते हैं कि ये देखो अपने पास सा रे गा मा प ध नी सा। ठीक है, अब देखो कि ये बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जिस तरह 8 यहाँ 1 पे सा है और 8 पे सा है, तो जिस तरह म्यूजिकल नोट्स हर 8 के बाद रिपीट हो जाता है, यानी फर्स्ट वाला 8 से बिल्कुल मैच खाता है, रिपीट कर जाता है, तो उसी तरह जो पीरियोडिक जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हो जाएगी। यानी सा से अगर हम चल रहे हैं तो अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे लिथियम, उसके बाद लिखेंगे सोडियम, लिथियम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्लोरीन, और फिर लिखेंगे सोडियम, क्योंकि उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उसने कहा कि जो ये रिपीट हो रहा है, जिस तरह से ये म्यूजिकल नोट्स रिपीट हो रहे हैं, उसी तरह जो एलिमेंट 8वें नंबर पे आएगा, जिस उस म्यूजिकल नोट के ऊपर आएगा, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच करेगी। यानी हर 8वां एलिमेंट, यानी हर 8वां एलिमेंट जो होगा वो मतलब हर 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट करेगी, मतलब हर 8वां जो एलिमेंट आएगा उस पे प्रॉपर्टी जो होगी वो जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं गिनना, वहां उसकी प्रॉपर्टी और उस लास्ट वाले की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम सेकंड लाइन में चलें तो सोडियम को यहाँ लिख देंगे, तो यानी सोडियम ये जो 8वां एलिमेंट है वो उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब चलो फिर से काउंट करते हैं। अब मान लो बेरिलियम से हम काउंट करना शुरू किया, तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद सोडियम, तो अपने पास देखो 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां एलिमेंट जो अपने पास आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 8 गिनोगे तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम होगा उसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम से मैच खाएगी। ठीक है ना, जैसे समझ लो कि अगर तुम लिखते हो रे से स्टार्ट करते हो, तो रे गा मा प ध नी, ठीक है, सा। ठीक है, तो अपने पास कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो फिर तुम रे पे ही आओगे, तो 8वां एलिमेंट कहाँ पे आएगा, सा के यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, यानी 8वां एलिमेंट ये वाला हो जाएगा, यानी रे के नीचे वाला, तो बेरिलियम होगा। तो इस तरह करके उसने बोला हर 8वां एलिमेंट रिपीट करेगा। जैसे आप गा से स्टार्ट करते हो तो तुम फिर घूम के कहाँ होगे, बोरोन पे आओगे, उसके नीचे एल्युमिनियम आ जाएगा। तो इस तरह से उसने बताया। ठीक है, और इसमें भी एक खासियत है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो ठीक है ना, तो ही अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है इसका, कि ही हैड द अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट एंड हैज फाउंड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट, फिर से रिपीट करो, प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट इज गोइंग टू बिकम सिमिलर विद द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, वही कि रिपीट हो रहा है जहां पे सा, वहां पे उसकी प्रॉपर्टी और पहले एलिमेंट की और उस 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, ठीक है, आफ्टर कैल्शियम ये फेल कर गया। ठीक है ना, तो और उस समय इनर्ट गैस की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनर्ट गैस आने के बाद पूरा फेल कर गया, क्योंकि सा पे तो नियोन आ जाएगा, तो नियोन आ जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी तो लिथियम से मैच नहीं खाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो ये भी फेल कर गया। बस याद रखना है क्या क्या कौन कौन साइंटिस्ट कब आया। उसके बाद अपने पास आता लोथर मेयर अरेंजमेंट। ठीक है, लोथर मेयर की बात करो तो लोथर मेयर एक साइंटिस्ट था, इसमें कुछ नहीं है, उसने एक कर्व दिया, और वो कर्व किसके किसके मतलब वो ग्राफ बनाया, वो बचाया था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस, यानी एक ग्राफ था जिसका वो किसके किसके बीच में था, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, वर्सेस एटॉमिक मास। ठीक है, इनके बीच में ग्राफ था।
ठीक है। अब उसमें क्या था कि उसमें पॉइंट याद रखना कि सबसे ग्राफ का 3 पोजीशन होता है। पहला पोजीशन अपने पास पीक पोजीशन होता है, ठीक है। दूसरा मान लो बॉटम, ठीक है। तीसरा मतलब ग्राफ जहाँ पे चढ़ता है, ठीक है। एक पीक आने से पहले जो पोजीशन होता है उसको बोलते हैं असेंडिंग पोजीशन। तो अपने पास एक होता है असेंडिंग पोजीशन, ठीक है। ग्राफ का एक ये वाला जो है वो बिल्कुल असेंडिंग पोजीशन होगा ग्राफ का, ठीक है। एक डिसेंडिंग पोजीशन, दूसरा असेंडिंग पोजीशन, ठीक है। उसके बाद चौथा पोजीशन अपने पास ग्राफ का होता है डिसेंडिंग, ठीक है ना। डिसेंडिंग मतलब गिर रहा है, जहाँ पे ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये पोजीशन होता है। तो इसने इतना बोला कि देखो भाई अपने पास इसके बीच में जो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ है, ठीक है ना। तो इसमें उसने बताया कि जो पीक पोजीशन पे होगा एल्कैली मेटल होगा। याद रखने वाली चीज़ ये है, ठीक है। लोथरमेयर कर्व में पीक पोजीशन जो ग्राफ होगा, देखो एल्कैली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। ये सारा मेटल आ रहा है अपने पास जो पीक पोजीशन पे, ठीक है ना। पीक पोजीशन पे अपने पास आ रहा है। उसके बाद बॉटम पोजीशन पे ट्रांजिशन मेटल होगा। जो ग्राफ का बॉटम पोजीशन यानी ये वाला पोजीशन, ये बॉटम पोजीशन जो ऑक्युपाई करेगा वो ट्रांजिशन मेटल ऑक्युपाई करेगा, ये बॉटम पोजीशन, ठीक है। तो बॉटम पोजीशन पे अपने पास देखोगे कि वो कौन है, ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, जो अपने पास अभी जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न, उनके बारे में बोला, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ठीक है ना, अप टू कॉपर, ठीक है। उसके बाद जो बात की उसने असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक है ना, हैलोजन, ठीक है। हैलोजन में कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखोगे कि यहाँ पे ग्राफ में जो है, देखोगे कि ये जो ग्राफ जब पिक की तरफ बढ़ रहा है तो वहाँ पे देखोगे कि फ्लोरीन यहाँ भी पिक की तरफ बढ़ा, तो क्लोरीन यहाँ पे भी पिक की तरफ बढ़ा, तो ब्रोमीन यहाँ पे भी पिक की तरफ बढ़ा, था आयोडीन। तो ये देखने को मिल रहा है। तो जो असेंडिंग पोजीशन ग्राफ का है उसमें कौन आ गया, हैलोजन। और डिसेंडिंग पोजीशन जो ग्राफ का है उसमें कौन आ गया, एल्कैली अर्थ मेटल, एल्कैली अर्थ मेटल, ठीक है। एल्कैली अर्थ मेटल जो है अपना, जो कहाँ पे आ गया, जो ग्राफ डिसेंडिंग पोजीशन पे। अब यहाँ पे ग्राफ में देख लो, ठीक है। देखो ग्राफ में ये डिसेंडिंग पोजीशन है, ठीक है। तो देखो डिसेंडिंग पोजीशन में अपने पास कौन कौन है, देखो पहला बेरिलियम आ गया यहाँ पे, और दूसरा अपने पास देखोगे कि ये कैल्शियम आ गया, और स्ट्रोंटेनियम आ गया, और Ba आ गया, ठीक है। तो ये सारा बस ये कर्व में यही पॉइंट याद रखना है आपको, जो कि क्या लोथरमेयर अरेंजमेंट था एलिमेंट का, तो उसमें इतनी बातें थी, ठीक है। लेकिन ये कर्व बहुत डिफिकल्ट है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि इतना ग्राफ कौन याद रखता है, ठीक है। कहीं जाके ना कहीं जाके अगर एटॉमिक वॉल्यूम की ज़्यादा हुई तो कोई ना कोई ग्राफ उसको कट कर जाएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि यहाँ पे एटॉमिक वेट 0 हो जाएगा, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ कट कर जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये फेल कर गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपना मेन जो है जिसने कुछ बताया, समझे। सबसे पहले समझो कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या था। पहले हम लोग बात करते हैं 7 पीरियड और 8 ग्रुप। तो देखो मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसने क्या किया कि उसने इस तरह करके, ठीक है, मतलब पहला ग्रुप 1, तो उसमें रखा 1A और 1B, यानी एक ग्रुप का 2 ग्रुप, सब ग्रुप बोलते हैं, 1A 1B, ठीक है। दूसरा ग्रुप 2 बताओ अगर तो उसके साथ 2A और उसके साथ 2B आएगा, ठीक है। और इस तरह करके, और मान लो पहला ग्रुप में आपने लिखा लिथियम, चलो हाइड्रोजन से स्टार्ट, हाइड्रोजन, ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद के रब से फरियाद, ठीक है। तो अपने पास दिख रहा है ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया पीरियड, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये 7। तो इसके पास 7 अपने पास क्या था, 7 इसके पास पीरियड था, यानी इस तरह करके 7 हॉरिजेंटल लाइन बनाया था उसने, ठीक है, 7 हॉरिजेंटल। और इस तरह करके उसने ग्रुप को डिवाइड किया था, तो वो ग्रुप भी 2 पार्ट में बटा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह करके 7 हॉरिजेंटल लाइन था, ठीक है। और यहाँ पे उसने जब यहाँ से स्टार्ट किया था, इनमें रखा था बी पार्ट में रखा था कॉपर AgAu, ट्रांजिशन मेटल को रखा था, ठीक है। तो इस तरह करके इसने पूरा सजाया था, ठीक है। उसी तरह बी में अगर बात करोगे तो बेरिलियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, कैल्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप दादी, ठीक है। तो ये आ जाएगा।
और इसके साथ जो रखा था वो कॉपर ए जो ये जिंक कैडियम मरकरी सेकंड ग्रुप में, ठीक है, जिंक कैडियम और मरकरी को रखा था, ठीक है। तो इस तरह करके उसने टोटल 8 ग्रुप बनाए थे, ठीक है। बीच में जो ग्रुप आएंगे उसके बारे में हम नहीं ज़्यादा बात करते, आप ज़्यादा देख लोगे NCERT में इसकी डिटेल है, क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आता, क्वेश्चन जो आता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात करोगे 8 ग्रुप, 8 ग्रुप में जो है अपने पास यहाँ से चलेगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसमें रखा था उसने 8 में कोई भी सब डिवीज़न नहीं था, एक ही रखा था, उसमें भी ट्रांजिशन मेटल को रखा था, उसमें रखा था फीकोनी यानी आयरन कोबाल्ट निकल, और उसके बाद वाले पीरियड में जो रखा था उसमें रखा था उसने रो रहा पड़ोसी, याद रखोगे, रो रहा पड़ोसी यानी RURHPD, ठीक है ना, इनको रखा था, ठीक है ना, रो रहा पड़ोसी। और उसके बाद उसके इरादे पिटने के, यानी जो अपने पास ये है लाइन उसमें रखा था उसके इरादे पिटने के, ठीक है। तो ये इसने टोटल 9 एलिमेंट जो है 8 ग्रुप में रखा था, ठीक है। और आगे एक जगह था जो खाली छोड़ा था 0 ग्रुप के लिए कि नोबल गैस जो आएगा भविष्य में उसके लिए, तो मेंडलीफ का था वो ग्रुप अभी उसको नहीं रखेंगे, जो उसके बाद आएगा जो भी आएगा, अगर फ्यूचर में डिस्कवर हुआ नोबल गैस जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस, ठीक है। तो ये सारी बातें उसने की। तो ऐसे करके अपने पास टोटल जो है वो 8 ग्रुप हो गए और 7 पीरियड हो गए, ठीक है, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। तो वही कहता है कि उसको उसने लेफ्ट टू राइट को पीरियड बोला और टॉप टू बॉटम को ग्रुप्स बोला, तो उस तरह से अपने पास 7 पीरियड और 8 ग्रुप हो गए मेंडलीफ के, ठीक है। 8वां ग्रुप सब डिवीजन नहीं है, बाकी सारे ग्रुप A और B में डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद ही अरेंज द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और दूसरी बात इसने क्या है कि अरेंज किया एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के ऊपर अरेंजमेंट था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, इसकी मेरिट क्या थी, इसके डायरेक्ट मेरिट पे आ जाते हैं, मेरिट और डिमेरिट दोनों बात करेंगे हम लोग। मेरिट की बात करें तो ही अरेंज द एलिमेंट इन ए टेबल, ठीक है, इसने अरेंज किया एलिमेंट को टेबल के फॉर्म में, बिल्कुल सही है कि पहला बार ये किसी साइंटिस्ट ने अरेंजमेंट जो था वो बिल्कुल किस वे में किया था, बिल्कुल मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से किया था, ठीक है। और ही फाउंड दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, यहाँ पे उसने बताया कि जो भी किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो किसका फंक्शन है, एटॉमिक मास का है, यानी एटॉमिक मास बढ़ेगा उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी जो भी है, ठीक है, एटॉमिक मास का फंक्शन है। जैसे टॉप टू बॉटम जाता है एटॉमिक मास बढ़ रहा है, उस तरह की बात थी कि मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास की एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसका फंक्शन है, ठीक है ना, यानी वो चेंज करने पे उसका प्रॉपर्टी भी कुछ चेंज करेगी, ये कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद अगर ही लेफ्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही लेफ्ट द प्लेस वैकेंट फॉर अननोन एलिमेंट विच इज हेल्प्ड इन डिस्कवरी ऑफ दोज एलिमेंट, मतलब उसने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसने कुछ एलिमेंट के बारे में बताया था कि ये फ्यूचर में एलिमेंट आ सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन था उसके पास कि ये फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होंगे, उसका उसने नाम भी रखा था अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसने जैसे कि उन एलिमेंट का नाम रखा था जो कि उस समय डिस्कवर नहीं होते, मान लो कि उसने बोला था कि एल्यूमिनियम के नीचे जगह जो खाली छोड़ी थी, हाँ एल्यूमिनियम के नीचे एक, जिस समय मेंडलीफ, एक चीज़ एक और इम्पोर्टेंट पर, जिस समय मेंडलीफ जब पीरियोडिक टेबल की बना रहा था उस समय टोटल 63 एलिमेंट नोन थे, ठीक है ना, टोटल 63, मेन पॉइंट याद रखना, टोटल 63 एलिमेंट प्रेजेंट थे, ठीक है। तो उसने कुछ फ्यूचर प्रोडिक्शन भी दिया, बोला कि एल्यूमिनियम के नीचे एक एलिमेंट जिसका इक्का मतलब नीचे, तो उसका नाम होगा इक्का एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका नाम होगा इक्का सिलिकॉन, ठीक है। तो आते हैं फिर देखो कहाँ पे होगा, ये जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है, तो अपने पास थर्ड बी होगा, ठीक है, और थर्ड ए होगा और थर्ड बी होगा, ठीक है। तो ये बोरॉन फैमिली होगा, तो बोरॉन एल्यूमिनियम, तो ये जगह खाली थी किसके लिए, गैलियम के लिए, ठीक है। और उसके यहाँ पे आएगा स्कैंडियम, तो ये जगह खाली थी स्कैंडियम के लिए, ये जगह खाली थी गैलियम, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा, बोरोन के नीचे बोल देंगे इसको, इसका नाम हो जाएगा इक्का बोरोन, ठीक है। और यहाँ पे बोलेंगे इक्का गैलियम, इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम के नीचे, ठीक है ना, बोरोन के नीचे, ठीक है। इस तरह करके उसने फ्यूचर प्रोडक्शन किया। अब किन किन एलिमेंट का इसने फ्यूचर प्रोडक्शन किया था वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो उसने एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आएगा, तो इसलिए उसका नाम हो जाएगा इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है, इक्का
एल्यूमिनियम, ठीक है। अब उसके नीचे देखो बोरोन के नीचे स्कैंडियम के लिए जगह छोड़ा था, बोरोन के जस्ट नीचे की तरफ, तो इक्का बोरोन, बोरोन के नीचे, ठीक है, इक्का बोरोन, ठीक है। सिलिकॉन के नीचे इसके लिए जगह छोड़ा, इसलिए इसका नाम हो गया इक्का सिलिकॉन। और एमएन के नीचे टेक्नीशियम के लिए जगह छोड़ा था, तो इसका नाम हो जाएगा इक्का मैग्नीज, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इसको बोलते हैं हम लोग लो एटॉमिक नंबर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, टेक्नीशियम को, ठीक है। ये दोनों तरफ से मैनमेड भी बना हुआ था और ये नेचुरल भी मिल जाता था, ठीक है। अब आते हैं, इसकी बात करते हैं कि ही करेक्ट कुछ डॉटफुल वेट थे, एटॉमिक वेट, तो उनको भी इसने करेक्ट किया था। तो ही करेक्टेड द डॉटफुल एटॉमिक वेट, ठीक है। और एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या था, वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। या बोल सकते हो कि एटॉमिक वेट उल्टा भी लिख सकते हो, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 2, ठीक है ना, सॉरी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्विवेलेंट वेट, सॉरी एन होता है वैलेंसी, ठीक है, एन, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एन होता है क्या, वैलेंसी। तो तुम वैलेंसी से किसी के भी इक्विवेलेंट वेट में वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एटॉमिक वेट दे देगा। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, मोल कंसेप्ट में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जान लो कि वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, बस इतना याद हो, क्योंकि जो कंबाइन करता है एलिमेंट किसी से, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है, तो वो कैपेसिटी जो होती है, कितना इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन देगा या कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, वो उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो वहां पे उसने करेक्ट कैसे किया कि पहले जो वैलेंसी थी, ठीक है ना, बेरिलियम की, वो 3 थी, उसका इक्विवेलेंट 4.5 आ रहा था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अपने पास 13.5 एटॉमिक वेट आ रहा था। लेकिन बाद में उसने क्या किया, उसकी वैलेंसी चेंज की, 2 की, तो उसमें जो वेट आया तो ये 9 आया। अब उसमें किसने वेट किसका इसने चेंज किया था, तो अपने पास उसने चेंज किया था इन एलिमेंट का। अब इसको याद रखने का तरीका है, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, यू बेईमान, बेरिलियम, बेईमान मतलब बेरिलियम, बेईमान इंसान गोल्ड और प्लेटिनम चुराते हो, ये याद रखने का ट्रिक है, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और इसको भी याद करने का ट्रिक है कि आलू गालू BSc, यानी ये 2 पॉइंट याद रखो हमेशा, सेकंड वाला पॉइंट, जैसे अगर आलू गालू बोल रहे हो तो गालू हो गया तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्शन, BSc, SC जो है सेकंड वर्ड आ रहा, BSc, SC हो गया तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्शन, स्कैंडियम, ठीक है ना। उसके बाद सीता गीता, देखो सेंटेंस याद रखो, आलू गालू BSc, ये यानी गालू और BSc दोनों क्या हो गया, फ्यूचर प्रेडिक्शन। उसको सीता गीता एमटेक, तो यहाँ पे सीता जो है और गीता सेकंड वर्ड है, एक सेंटेंस है, सीता गीता एमटेक, तो गीता जो सेकंड वर्ड आ रहा है और उसके साथ जो TC टेक आ रहा है, तो ये दोनों सेकंड, ठीक है ना। तो आलू गालू BSc, सीता गीता एमटेक, आलू गालू BSc, ठीक है ना, सीता गीता एमटेक, ठीक है, इस तरह याद रखोगे। अब आ जाते हैं हम लोग कि कुछ उसके डिमेरिट, ये तो उसके मेरिट हो गए, अब डिमेरिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिमेरिट में देखो कि डिमेरिट में क्या था कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात की, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो अनसर्टेन रहा। देखो क्यों रहा, देखो एक अपने पास HCl भी हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग एक लिथियम का मान लेते हैं कि लिथियम का हाइड्राइड, तो ये बेसिकली हाइड्रोजन नॉन मेटल है। अगर ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में कि इसकी वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी आयंस के फॉर्म में होती है। आयंस जो है मोनोवैलेंट आयंस होता है, तो हाइड्रोजन अपना कैटायंस भी होता है और अनायंस के फॉर्म में भी होता है। तो अब इसके कहीं कहीं पे तो ये +1 है, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन देता है, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी तो +1 हो गया, ठीक है, तो +1 हो गया यहाँ पे, भाई यहाँ पे +1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम NaCl में भी देखोगे तो NaCl में भी सोडियम पे +1 और Cl पे -1 होता है। और लिथियम हाइड्राइड की बात करें तो लिथियम पे भी +1 और यहाँ पे हाइड्रोजन पे -1 हो जाता है। तो अब दिख रहा है कि कहीं कहीं पे तो जैसे कि क्लोरीन पे -1 जिस तरह आ रहा है, क्लोरीन पे जिस तरह -1 आ रहा है, और ये हैलोजन फैमिली का है, और ये हाइड्रोजन पे भी कहीं कहीं पे -1 आ रहा है जब वो मेटल से कंबाइन कर रहा है, यानी मेटल हाइड्राइड बना रहा है। तो इस वजह से इसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं कर पाया कि इसको कहाँ रखें, अल्कैली मेटल के साथ रखें या हैलोजन के साथ रखें, क्योंकि उसकी दो +1 और -1 दोनों शो करता है, ठीक है।
उसके बाद नो सेपरेट प्लेस वेयर गिवन टू द आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होता है अपने पास, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, क्या, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन का अपने पास बहुत सारा आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, ठीक है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्यूट्रियम, तो 11, 21, 31। तो देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। देखो आइसोटोप का डेफिनेशन होता है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और सेम एलिमेंट का होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट नहीं, वर्ड यूज करेंगे सेम एलिमेंट। फॉर सेम एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए और डिफरेंट मास नंबर होना चाहिए, तब हम उसको आइसोटोप बोल देंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी कोई सेपरेट, क्योंकि देखो उसका जो पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का, वो क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास। तो यहाँ पे भी देखो मास तो इंक्रीज कर रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है और 3 हो रहा है, और एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है 1 1 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर कभी भी सेम एलिमेंट का चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये तो मास नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई पोजीशन क्यों नहीं बताया मेंडलीव। तो ये एक रहा कि आइसोटोप के लिए उसने कोई पोजीशन नहीं दिया कि अगर एक एलिमेंट का अगर डिफरेंट फॉर्म आ जाए, ठीक है, एक एलिमेंट का अगर अलग अलग उसका आइसोटोप मिल जाए तो उसके लिए क्या पोजीशन होगी, तो वो भी नहीं बोल पाया, ठीक है। कुछ है कि उसने अपने लॉ को ही ब्रेक कर दिया, जैसे कि आर्गन का जो मास है वो 40 है और पोटेशियम का मास है 39, तो आर्गन पहले आ जाता, पोटेशियम बाद में आता है, यानी आना चाहिए था क्या, पोटेशियम को पहले, ठीक है ना, और आर्गन को कब आना चाहिए था, बाद में आना चाहिए, क्योंकि इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है। तो ये कहाँ कहाँ पे ब्रेक होता है ये लॉ, तो इसका याद रखने का तरीका है आमिर खान तेरी इच्छा, कोक नहीं ठंडा पानी, ठीक है। दूसरी चीज है कि हम लोग देखें कि लाइक एलिमेंट वेयर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप। अब देखो कि हम लोग देखें कि जो प्लेटिनम को उसने रखा था अपने पास, ठीक है ना, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम को उसने रख दिया था अलग ग्रुप में, ठीक है ना, और गोल्ड को रखा था, देखो कॉपर AgAu, ठीक है। तो हम यहाँ पे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे रखा था इसने। देखो कि यहाँ पे रखा था गोल्ड को, यानी फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है ना, 1b में, और 8 ग्रुप में ले जाके रखा था प्लेटिनम को, ठीक है, 8 ग्रुप में प्लेटिनम, सेम पीरियड में तो है, लेकिन गोल्ड को कहाँ रखा ले जाके, फर्स्ट ग्रुप में, और प्लेटिनम को, जबकि इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है, लेस रिएक्टिव मेटल होते, तो ये इसके बारे में उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्लेटिनम को 8 ग्रुप में और 1b में गोल्ड को रखने की वजह से ये क्या हो गया, लाइक एलिमेंट प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप। दूसरा है कि अनलाइक एलिमेंट प्लेस इन सेम ग्रुप। अब जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर उसने किसको रख दिया, एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को और एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, दूसरी तरफ एक नॉर्मल मेटल है, दूसरा ट्रांजिशन मेटल है, उन दोनों को एक जगह पे रख दिया। तो इसकी भी उसके पास कोई रीजन नहीं था एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।